राजनीति बड़ी अजीब चीज है। ये इंसान को इंसान नहीं रहने देती, उसे प्रतीक बना देती है। किसी को टोपी, किसी को दाढ़ी, किसी को भगवा, किसी को लाल झंडा। और शायद भारतीय राजनीति में अगर किसी समुदाय को सबसे ज्यादा प्रतीकों में बांधा गया तो वो है ब्राह्मण समुदाय। जरा सोचिए, चुनाव आते ही ब्राह्मण की चर्चा कैसे शुरू होती है। तिलक, जनेऊ, शंख, माला, परशुराम और अब सुदामा। जैसे कल की ही बात है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन में जो रथ आया उसमें कृष्ण और सुदामा भी प्रतीक के तौर पर थे। भाषणों में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का जिक्र था। अखिलेश यादव ने सुदामा का उदाहरण दिया। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। अखिलेश यादव का संदेश साफ था। सुदामा माने गरीब ब्राह्मण, उपेक्षित ब्राह्मण और सम्मान का इंतजार करता ब्राह्मण। और इसी में वो जोड़ देते हैं पीड़ित पंडित। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। चुनावी साल में ये योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव का गढ़ा हुआ एक नया नैरेटिव है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2026 का ब्राह्मण सिर्फ सुदामा है? क्या करोड़ों लोगों वाले इस समाज की पूरी पहचान एक पौराणिक पात्र में समा सकती है? सिर्फ समाजवादी पार्टी के इसी ब्राह्मण सम्मेलन में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर तंज कसा गया। वो इसलिए क्योंकि वो योगी सरकार में ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। बताओ सही है कि नहीं सही है? ऐसे डिप्टी सीएम होने से क्या फायदा? मैं केवल अखिलेश जी के साथ राज्य मंत्री था, हमारी डीजीपी भी सुनता था और प्रमुख सचिव भी सुनता था। लेकिन इसके बाद जो दिखा वो भी कम दिलचस्प नहीं था। समाजवादी पार्टी के इस ब्राह्मण सम्मेलन पर प्रतिक्रिया देते हुए जब ब्रजेश पाठक कैमरे पर नजर आए तो उनके ललाट पर तिलक दमक रहा था। पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। यानी हमला भी प्रतीक पर और जवाब भी प्रतीक से आया। और यहीं से सवाल शुरू होता है, असली सवाल, क्या राजनीति ब्राह्मणों से संवाद करती है या सिर्फ उनकी बनाई हुई छवि से संवाद करती है? इतिहास गवाह है कि राजनीति ने समय समय पर ब्राह्मणों के लिए अलग अलग प्रतीक गढ़े हैं। कभी बीएसपी के उभार के दौर में तिलक, तराजू और तलवार का नारा गूंजा तो बाद में वही राजनीति ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा कहने लगी। यानी नारे तो बदलते रहे लेकिन ब्राह्मण एक राजनीतिक प्रतीक बना रहा। आज समाजवादी पार्टी कृष्ण और सुदामा के सहारे ब्राह्मणों तक पहुंचना चाहती है। बीजेपी तिलक, मंदिर और सांस्कृतिक पहचान के जरिए संवाद करती है। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में 7 ब्राह्मण मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर चुके हैं। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मंजिल एक ही है और वो है ब्राह्मण को एक चुनावी प्रतीक में बदल देना। लेकिन जरा लखनऊ से सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए। क्या उनकी पहचान तिलकधारी नेता की थी? नहीं, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन क्या देश ने उन्हें ब्राह्मण नेता के रूप में याद किया? नहीं, वो प्रधानमंत्री थे और बीजेपी के शिखर पुरुष थे। जरा उत्तर प्रदेश के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को याद करिए। क्या उनकी पहचान तिलकधारी नेता की थी? नहीं, उनकी पहचान विकास, उद्योग, निवेश, प्रशासनिक क्षमता की थी। लोग उन्हें विकास पुरुष कहते थे। उनकी राजनीति उनकी जाति से बड़ी हो गई थी। समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता जनेश्वर मिश्र को देखिए, उन्हें छोटे लोहिया कहा गया। उनकी पहचान समाजवादी विचारधारा थी, ब्राह्मण नेता की नहीं। कलराज मिश्र का लंबा राजनीतिक जीवन देखिए, संगठन, प्रशासन
और संवैधानिक जिम्मेदारियां उनकी पहचान बनी, ना कि कोई तिलकधारी छवि। तो फिर सवाल ये है कि क्या आज राजनीति समाजों को उनके काम से नहीं बल्कि प्रतीकों से पहचानती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि राजनीति में जब जब ब्राह्मणों की बात होती है तो रोजगार, शिक्षा, नए अवसर, बदलती सामाजिक चुनौतियों और युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर चर्चा कम होती है, लेकिन तिलक, जनेऊ, शंख और सुदामा पर बहस ज्यादा होती है। शायद इसलिए क्योंकि प्रतीकों की राजनीति आसान है और समस्याओं की राजनीति कठिन है। अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा छेड़ दी है। ब्राह्मण इकलौती ऐसी कौम है जो इन दिनों सबसे निराश, सबसे क्षुब्ध, सबसे आक्रोशित है। उसे लगता है कि सत्ता में उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली, उसे वह हिस्सा नहीं मिला जो उसको दरकार था। ऐसे में ब्राह्मणों ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए तमाम जगहों पर अलग अलग टाइम पर बात कही। अखिलेश यादव इसे भांप गए और उस वोटिंग वोट जो भारतीय जनता पार्टी का मूल था उस पर उन्होंने डोरे डाले हैं और उस वोट बैंक को अपनी ओर लाने की कवायद कल उन्होंने की है। उससे काफी उत्साह ब्राह्मणों में भी है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास देखें तो तस्वीर दिलचस्प है। आजादी के बाद अब तक प्रदेश में 21 मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से रहे। 1950 से 1989 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण नेतृत्व का स्पष्ट वर्चस्व दिखाई देता है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी, इन 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने मिलकर लगभग 23 बरस तक उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। गोविंद वल्लभ पंत 2 बार मुख्यमंत्री बने और नारायण दत्त तिवारी 3 बार। हाँ, लेकिन 1990 के दशक में मंडल और कमंडल की राजनीति ने पूरे सामाजिक समीकरण बदल दिए और ब्राह्मणों की राजनीतिक नुमाइंदगी भी इससे प्रभावित हुई। 1980 में यूपी विधानसभा में 87 ब्राह्मण विधायक थे, जो 2002 में घटकर 41 रह गए। हालांकि बाद के चुनावों में उनकी संख्या फिर बढ़ी। 2022 की विधानसभा में 52 ब्राह्मण विधायक चुने गए, जो कुल सदस्यों का लगभग 12.9% है। दिलचस्प बात यह भी है कि यूपी में ब्राह्मणों की आबादी सिर्फ 7 से 10% के बीच मानी जाती है, लेकिन उनका चुनावी प्रभाव इससे कहीं बड़ा है। करीब 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता प्रभावशाली माने जाते हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक लगभग 100 सीटों पर वो चुनावी माहौल बनाने या बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है कि हर चुनाव में लगभग हर राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ऐसी कोशिशें ब्राह्मणों तक पहुंचने की हैं या फिर ब्राह्मणों की एक डिसाइडेड, तयशुदा छवि तक पहुंचने की है? क्योंकि जब समाज प्रतीकों में बंट जाता है तो नागरिक पीछे छूट जाता है। इसीलिए सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, पूरी राजनीति से है। क्या वो ब्राह्मणों की राजनीति कर रही है या सिर्फ ब्राह्मणों की छवि की राजनीति कर रही है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि समाज को स्टीरियोटाइप बना देने से उसके असली संकटों का समाधान नहीं हो सकता।